गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम फोटोसिंथेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत अपन ने पिछले लेसन या पिछले वीडियो में फोटोसिंथेसिस के जो प्रकार है तो उसमें अपन ने देखे थे कि ये दो प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है वो होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो अपन ने पिछले वीडियो में लाइट रिएक्शन पर डिस्कस किया था और लाइट रिएक्शंस के अंदर अपन ने फोटोफॉस्फोरिलेशन को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि वो दो प्रकार का होता है, एक तो साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। तो यहाँ हमने देखा था कि फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंतर्गत या इस प्रोसेस में एसिमिलेटरी पावर बनती है और एसिमिलेटरी पावर हमने दो प्रकार की यहाँ बनाई थी, एक एटीपी और एक बनती है NADPH+H+। ये दो एसिमिलेटरी पावर है। तो ये दो एसिमिलेटरी पावर जो बन रही है, तो यहाँ एटीपी सिंथेसिस जो हो रहा है यानी एटीपी का जो निर्माण हो रहा है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि एटीपी जो फॉर्मेशन हो किस तरीके से होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी सिंथेसिस किस प्रकार से होगा। इसको हम केमिओस्मोसिस कहते हैं। और केमिओस्मोसिस जो हो सबसे पहले पीटर मिशेल ने एक जो थ्योरी दी थी इसके ऊपर, पीटर मिशेल। तो पीटर मिशेल ने ये थ्योरी दी थी जिसको हम केमिओस्मोसिस या रसायन परासरणी सिद्धांत कहते हैं। तो क्या है रसायन परासरणी सिद्धांत और किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी का सिंथेसिस होता है, समझो इस बात को। तो यहाँ हम केमिओस्मोसिस को समझे उससे पहले थोड़ा सा हम अपने एक मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्कस करते हैं, कुछ जनरल बातें जो है वो हम समझते हैं ताकि हम केमिओस्मोसिस को थोड़ा अच्छे ढंग से समझ पाए। तो देखो, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी होती है और सेल्स के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मतलब जो है फास्फोलिपिड की बनी हुई एक बाई लेयर है, एक द्विस्तरीय जो लेयर होती है, दो यानी डबल जो मेम्ब्रेन है। तो ये जो मेम्ब्रेन है चाहे वो सेल की हो और चाहे सेल ऑर्गन की हो, तो एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो सेल ऑर्गन या क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हम थोड़ा सा इस मेम्ब्रेन को समझते हैं। हम जानते हैं कि जो ये मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, फास्फोलिपिड की बनी हुई है। इस मेम्ब्रेन के अंदर से जब कोई पदार्थ गुजरता है तो ऐसा नहीं कि कोई भी पदार्थ जो इसके अंदर से गुजर जाए, तो ये परमिएबल भी नहीं होती और ऐसा भी नहीं है कि सारे पदार्थ जो इसके आर पार चले जाए, तो ये परमिएबल नहीं है। और इस तरीके से ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई पदार्थ जो है वो गुजरे ही नहीं, तो इम्परमिएबल भी नहीं है, यानी ये भी नहीं है और इम्परमिएबल भी नहीं है। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसके आर पार नहीं निकले, ये प्लास्टिक की नहीं है। तो ये किस प्रकार की है? जब ये दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो है वो सेमी परमिएबल है। कैसी है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ सिलेक्टेड जो है वो आयंस या कुछ सिलेक्टेड जो पदार्थ है वो इसके आर पार जा सकते हैं, तो हम इसको सिलेक्टेड मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल। तो ये हम जानते हैं एक मेम्ब्रेन के बारे में। अब इस मेम्ब्रेन से जब ये कोई आयंस या कोई भी जो पदार्थ है वो इसके अंदर से गुजरता है, तो इसका जो मूवमेंट है या इसका जो गुजरना है वो दो तरीके से होगा। एक तो होगा एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है कि यहाँ कुछ प्रोटीन्स होती है जो एटीपी खर्च करके और इन आयंस को जो है वो अंदर या इसके आर पार जाने देती है। तो एक्टिव मूवमेंट में हमें यह पता चला कि इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी खर्च होती है। दूसरा होता है पासिव मूवमेंट। और पासिव मूवमेंट में हम ये जानते हैं कि कोई भी जो आयंस है वो बिना किसी एनर्जी को खर्च किए सीधा जाता है, और यहाँ जो जाने का जो इसका तरीका होगा या जो विधि होगी उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन या ओस्मोसिस। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन या ओस्मोसिस। दोनों जो है उसमें हम जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप जाते हैं, और इस अपने आप जाने की प्रोसेस जो होती है इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन के द्वारा जाते हैं।
डिफ्यूजन। अब ये जो आयंस जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा जा रहे हैं। तो यहाँ एक बात समझना कि डिफ्यूजन है क्या, ये पासिव मूवमेंट किसे कहते हैं। तो पासिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है, क्यों होता है पासिव मूवमेंट। तो देखो पासिव मूवमेंट का जो मेन रीजन है वो ये होता है कि जब कंसंट्रेशन या कोई भी चीज़ का, चाहे प्रेशर का हो, चाहे कंसंट्रेशन का हो, चाहे पोटेंशियल का हो, चाहे चार्ज का, किसी भी तरीके का अगर डिफरेंट है दो जगह पर तो वो मूव करेगा। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ एक नली है, इस नली में हमने यहाँ इसको रोक रखा है, इस तरफ पानी जल जो पूरा भर दिया यहाँ तक, इस तरफ अपने यहाँ तक भरे। जब हम इसको खोलते हैं तो नॉर्मल सी बात है, मैं आपसे पूछूं कि जल जो है वो किस तरफ जाएगा, इसको खोलते ही पानी इस तरफ जाएगा और ये लेवल बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि यहाँ जो वाटर है उस वाटर की मात्रा में यहाँ डिफरेंट था। क्या था, डिफरेंट। उस डिफरेंट को कम करने के लिए मूवमेंट हुआ, यहाँ किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ी, मूवमेंट अपने आप हुआ। इसी तरीके से हम जानते हैं एयर का, जहाँ एयर ज़्यादा है वो कम एयर वाले स्थान की ओर जो वायु है, एयर जो अपने आप आती है, तूफान आते हैं, तो भी उस जो डिफरेंट है उन दोनों के बीच में उस डिफरेंट को मिनिमाइज करते हैं। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि संसार में सारी चीज़ें जो भाग रही है, डिफ्यूजन जो पासिव मूवमेंट जो हो रहा है, उनमें सबके सब जो है उस डिफरेंट को मिनिमाइज करने के लिए भाग रहे हैं। लो कंसंट्रेशन से मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप जो मूवमेंट होता है, इसी को हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। और ये अंतर होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए। इस डिफरेंट को ही हम क्या कह रहे हैं, इसको कहेंगे ग्रेडियंट। क्या कहेंगे, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट होना चाहिए, अंतर होना चाहिए इनके बीच में। अगर अंतर है, डिफरेंट है, तो पासिव मूवमेंट होगा। चीज समझ में आ गई आपको। तो यहाँ बस इसी बात को जो है वो हमें एटीपी सिंथेसिस में लगानी है। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे कि एक तो ये डिफरेंट आपको समझ में आ गया, ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट होना चाहिए पासिव मूवमेंट के लिए। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ग्रेडियंट की। दूसरा ध्यान रखना कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी जो चीज़ वो पासिव मूवमेंट करेगी तो उस दौरान जो अपनी एनर्जी को लूज करती है, ये भी ध्यान रखना है। देखो कैसे समझो कि यहाँ कोई बॉल है और ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड तक इस बॉल को अपन ने ऊपर उठा रखा है, तो हम जानते हैं कि इस बॉल के अंदर क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। और वो एनर्जी होगी mgh। अब इस बॉल को हम छोड़ते हैं तो ये यहाँ पर ग्राउंड पे आके गिर जाती है और यहाँ पर एक जगह गिर गई। अब इसकी एनर्जी जो वो भी क्या होगी, mgh है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ एनर्जी जो है वो ए कंडीशन में ज़्यादा है या इस बी कंडीशन में ज़्यादा है, तो आपका आंसर रहेगा कि ए कंडीशन में ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ हाइट ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो mgh का मान जो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ हाइट जो बिल्कुल है नहीं, ग्राउंड के ऊपर है, तो ये जो है एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। इसका मतलब कि जब ये यहाँ से नीचे गिरी तो अपनी एनर्जी को ये लूज करती हुई है। लूज करने का मतलब एनर्जी को जो है वो एटमॉस्फेयर में निकाल दिया। इसी तरीके से हम जानते हैं कि एक एग्जाम्पल में अगर आपको और दो, तो यहाँ समझो कि बैटरी के दो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमने जब इसको चार्ज किया तो क्या हुआ कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्या हुआ, चार्ज का डिफरेंस हो गया। जब हमने इसको चार्ज किया तो चार्ज का अपन ने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया, ग्रेडियंट ला दिया। क्या ला दिया, ग्रेडियंट। तो यहाँ ग्रेडियंट जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो एक डिफरेंट आ गया। अब अगर हम इसको तार से जोड़े, दोनों टर्मिनल्स को अगर हम किसी वायर से जोड़ दें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे। और जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ अपनी जो एनर्जी है उसको क्या करेंगे, यहाँ एनर्जी जो है वो क्या करेंगे, लूज करेंगे। अब हम इस एनर्जी को, यानी ये फालतू में लूज कर रहे हैं। अगर हम इसको किसी काम में लेना चाहिए एनर्जी को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बल्ब। और जैसे बल्ब हम जोड़ेंगे तो ये बल्ब जो है वो रोशनी देने लगेगा। तो हमने इस एनर्जी का क्या किया, यूज कर लिया।
तो कहने का मतलब है कि जब पासिव मूवमेंट होता है तो जो वस्तु अपनी हायर वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ जाएगी तो अपनी एनर्जी को लूज करेगी। हवा आती है ज़्यादा से निम्न प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब एयर जो है वो चलती है तो वो भी अपनी एनर्जी को लूज करती है। उसमें एनर्जी बहुत होती है लेकिन वो लूज करती रहती है। आप जानते हो उसमें कितनी एनर्जी है, वो मतलब घर के घर को उड़ा के ले जाती है, तो रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों तक को गिरा देती है। उतनी एनर्जी होती है वो सारी वो लूज कर देती है। एनर्जी तो है ही ना उसके अंदर। तो कहने का मतलब यहाँ यही समझो कि अगर कोई वस्तु अपनी हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ जाएगी तो अपनी एनर्जी को क्या करना है, क्या करती है, लूज करती है। और अगर हम इस एनर्जी का उपयोग किसी फ्रूटफुल पर्पज में कर ले तो वो काम आ सकती है, नहीं तो एटमॉस्फेयर में ऐसे चली जाएगी। और आपको पता है कि एनर्जी जो है वो केवल चेंज कर सकते हैं, अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, तो हम उसको किसी फ्रूटफुल पर्पज में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि एनर्जी लूज करेगी, तो इस एनर्जी का यूज करना है और ये ग्रेडियंट हमें डेवलप करना है। ये दो बातें समझ में आ गई कि एक तो हमें डिफरेंट डेवलप करना है, एक हमें जो डिफरेंट के बाद में जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट में जो एनर्जी जो लूज होगी उस एनर्जी का हमें क्या करना है, यूज करना है। ये दो बातें जो है वो समझ में आ गई। अब हम इन दो बातों को जो है वो केमिओस्मोसिस जो थ्योरी है उस थ्योरी पे लगाते हैं और देखो किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी का जो सिंथेसिस होगा। ये दो बातें जरूर याद रखना। तो चलो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, इन दो बातों को वहाँ यूज करते हैं और समझते हैं केमिओस्मोसिस को। तो यहाँ मैं एक बार फिर जो थैलेकोइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस थैलेकोइड की मेम्ब्रेन को यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मेम्ब्रेन हो गई थैलेकोइड की दो। इसके अंदर ये थैलेकोइड जो है एक लेमिली है, इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। ये ल्यूमेन हो गया। और बाहर हम जानते हैं कि क्या है, स्ट्रोमा, और इधर भी क्या है, स्ट्रोमा। समझ में आ गई आपको बात? हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर उस लेमिली पर जो है उस लेमिली को लार्ज किया, बड़ा किया और यहाँ आपको दिखाया है बाहर पूरा स्ट्रोमा है चारों तरफ और ये ल्यूमेन है और ये पूरी थैलेकोइड जो है वो उसकी मेम्ब्रेन हो गई। ये थैलेकोइड है, इसके अंदर का पार्ट ल्यूमेन है। अब हमें क्या करना है कि इस मेम्ब्रेन के बाहर और भीतर हमें डिफरेंट पैदा करना है। क्या डेवलप करना है? डिफरेंट। वो क्योंकि डिफरेंट के बिना तो एनर्जी नहीं आएगी और पासिव मूवमेंट नहीं होगा। तो डिफरेंट जो यहाँ हम डेवलप करेंगे वो करेंगे प्रोटॉन का। किसका करेंगे? प्रोटॉन का। तो समझो कि प्रोटॉन का जो डिफरेंट यहाँ जो डेवलप होगा वो किस तरीके से होगा? वो तीन तरीके से होगा। वो तीन तरीके कौन कौन से, जिससे इस मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा और ल्यूमेन की तरफ जो है वो प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है या डिफरेंट जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है? तीन तरीके से होगा। तीन तरीके समझो यहाँ पे। तो सबसे पहला तरीका तो आप जानते हो कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर फोटो सिस्टम होते हैं। ये पीएच सेकेंड है और ये आपको मैंने पूरा समझाया हुआ है। ये इसके एसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल हो गए और बीच में हो गया 680 P680 जो इसका सेंटर रिएक्शन सेंटर है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ये जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट से यहाँ पर जब ये सनलाइट गिरेगी तो मैंने आपको कहा था कि इसकी एक स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर का फोटोलिसिस या अपन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कह सकते हैं, जहाँ पर जो जल के अणु वो टूटेंगे और H2O जो है ये H2O या जो जल है ये टूटेगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ अणु या अपन 1/2 मॉलिक्यूल कह सकते हैं ऑक्सीजन के, या दो मतलब जो है अब ये ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल यहाँ बन गया। तो देखो इस वाटर के फोटोलिसिस से क्या हुआ कि प्रोटॉन जो है या 2H+ जो बन रहे हैं वो यहाँ लेमिली में बन रहे, तो ये आगे लेमिली में 2H+ बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? तो पहला तो हो गया कि फोटोलिसिस जो वाटर का हो रहा है या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है सनलाइट के द्वारा यहाँ पे, तो उससे जो है वो प्रोटॉन ल्यूमेन की तरफ जो बढ़ रही है। ठीक है। अब यहाँ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से रिलीज हुए वो मेम्ब्रेन के ऊपर
जो मोबाइल कैरियर है उनके द्वारा इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, यही है ध्यान रखना यहाँ वाले, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होंगे आगे तो इनको लेगा PQ। कौन लेगा? PQ, प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं इसको। ये प्लास्टोक्विनोन जब इसको लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से ही काम नहीं चलेगा, ये अब रिड्यूस्ड होगा, और रिड्यूस्ड होने के लिए इसको क्या चाहिए? प्रोटॉन चाहिए। और ये मेम्ब्रेन के ऊपर है। अब ये प्रोटॉन जो है वो कहाँ से लेगा? स्ट्रोमा से। तो ये 2H+ ले लिया यहाँ से, स्ट्रोमा साइड से प्रोटॉन ले लेगा, और स्ट्रोमा साइड से प्रोटॉन ले लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए रहे, और ये सब मिलकर बना लेते हैं PQH2। इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। और रिडक्शन होने के बाद में अब ये जब वापस ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या करेगा कि प्रोटॉन को तो ल्यूमेन में छोड़ देगा, तो प्रोटॉन तो आगे ल्यूमेन में, और ये वापस PQ में चेंज हो जाएगा, PQH2। तो हाइड्रोजन आयन जो 2H+ है वो तो ल्यूमेन में आ गए, PQ वापस कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? PQ में, और 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन आयन है वो तो अंदर आ गए, PQ वापस इसमें ऑक्सीडाइज हो गया, और इलेक्ट्रॉन इसने, ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें चलते रहेंगे, मोबाइल कैरियर जो वो लेते रहेंगे, और यहाँ से जाएंगे साइटोक्रोम B6F, ये इसको ले लेगा। साइटोक्रोम B6F जो है वो क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को जो है वो आगे PC को दे देगा। ध्यान रखना कि ये PQ और साइटोक्रोम B6F जो एसोसिएटेड होते हैं, साथ में ही होते हैं, तो इनको पूरे को अपन एक ही कॉम्प्लेक्स कहेंगे, साथ में ही होते हैं, सबके सब एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी बाहर से प्रोटॉन को किस तरफ लाता है? ल्यूमेन में लाता है। देखो ये ला रहा है, ला रहा नए प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन आए गए पहले फोटोलिसिस से, और नए प्रोटॉन को भी ये अंदर ला रहे हैं। तो ये देखो 2H+ और बढ़ गए। अब यहाँ से जैसे ही आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये जाएंगे, हमें पता है कहाँ? PS फर्स्ट में, और PS फर्स्ट के सेंटर में होता है 700P 700 सेंटर, जो रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल है, और ये इसके एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो गए। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, ये सनलाइट लेके, हमने नॉन साइक्लिंग में पढ़ा था कि ये भी सनलाइट लेके एक्साइटेड स्टेज में आएगा, और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? फ्री कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, होल हो गया, इस इलेक्ट्रॉन होल को कौन भर देंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी शांत हो गया, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फ्री होते हैं तो इनको जो है वो NADP+ रिडक्टेज एंजाइम है। कौन सा? मैं यहाँ ले रहा हूँ इसको, ऊपर जगह नहीं, तो ऊपर भी स्ट्रोमा ही है, ध्यान है, और नीचे भी क्या है? स्ट्रोमा। तो मैं यहाँ इसको ले लेता हूँ, यहाँ ये स्ट्रोमा ही है अपना नीचे, इसके नीचे का पूरा क्या है? स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा में आ गया, ऊपर मानो चाहे नीचे मानो एक ही बात है, ये स्ट्रोमा में आ गया। अब जब ये स्ट्रोमा में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा? यहाँ इनको लेने का काम करेगा NADP+ रिडक्टेज। ये एक एंजाइम है जिसकी नज़र इन 2 इलेक्ट्रॉन पर है, लेकिन ये NADP रिडक्टेज जो है ये किसका करेगा? NADP का रिडक्शन करेगा, NADP+ का। और NADP+ का जब ये रिडक्शन करेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल रहे जो यहाँ से PS फर्स्ट से निकले हैं, लेकिन इसको प्रोटॉन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटॉन, क्योंकि रिडक्शन में प्रोटॉन भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन से थोड़ी काम चलेगा। तो प्रोटॉन जो इसको चाहिए वो कहाँ से चाहिए? स्ट्रोमा से। तो ये स्ट्रोमा से जो है वो 2H+ ले लेगा। देखो स्ट्रोमा से और 2H+ कम हो गए, तो ये 2H+ मिल गया इसको, ये स्ट्रोमा से मिलेंगे। यहाँ ऊपर मान लो यहाँ स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा से ये 2H+ मिल गया, तो ये बन गया NADPH+H+। तो देखो ये 2H+ जो है वो स्ट्रोमा से कम तो हुए है। पहला, यहाँ जो प्रोटॉन है वो मतलब वाटर के फोटोलिसिस से मतलब जो प्रोटॉन है वो रिलीज हुए यहाँ पे। दूसरा, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ल्यूमेन में ले आता है। तीसरा, यहाँ पे NADP का जो रिडक्शन होना है उसमें प्रोटॉन जो स्ट्रोमा से यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रोमा में तो क्या हुए? प्रोटॉन कम हो गए, और ल्यूमेन में जो प्रोटॉन है वो क्या हो गए? बढ़ गए। और ल्यूमेन में जब प्रोटॉन बढ़ गए और स्ट्रोमा में जब प्रोटॉन कम हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिफरेंट डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? डिफरेंट। और आपको पता है कि जब डिफरेंट डेवलप होता है
तो अब क्या होगा कि वो पासिव मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन जो है आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप जो आयन जाते हैं। अब आपको ये भी पता है कि ये जो ल्यूमेन है वो पूरी पैक है, ये ल्यूमेन क्या है, पूरी बंद है। और इसमें से, इस ल्यूमेन में से जो है, ल्यूमेन में से बाहर निकलने का रास्ता केवल एक ही है, और वो क्या है रास्ता, वो है CF पार्टिकल्स। केवल और केवल ये CF पार्टिकल्स ही है जहाँ से ये बाहर जा सकते हैं। अब आपको पता है कि इसके अंदर से बाहर निकलना ये छोटी जगह होती है, और छोटी जगह से बाहर निकलना है तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा कि प्रोटॉन जो H+ है जो यहाँ अंदर हुए हैं, जो ज़्यादा हो गए यहाँ पे अंदर, इनकी कंसंट्रेशन जब बढ़ गई तो ये क्या होंगे कि H+ इस कपलिंग फैक्टर से होकर निकलेंगे। और कपलिंग फैक्टर से होकर जब ये H+ बाहर आएंगे अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर, तो उस दौरान मैंने आपको कहा था कि जब कोई भी थिंग्स अपनी हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ पासिव मूवमेंट करती है तो एनर्जी को क्या करती है, लूज करती है। तो डिफरेंट वाला भी, जो ग्रेडियंट वाला बात भी आपको समझ में आ गई, और अब जो है वो एनर्जी लूज करने वाली भी बात समझ में आ गई कि ये क्या करेगी, अपनी एनर्जी को क्या करेगी, एनर्जी को करेगी लूज। और जब ये एनर्जी लूज करेगी तो इस दौरान जो है, इस आपको कपलिंग फैक्टर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये ATP सिंथेज ही होता है। क्या होता है, ATP सिंथेज। तो इस एनर्जी का यूज करके ये क्या करेगा, ADP प्लस IP को मिला के और क्या बना देगा, ATP बना देगा। इस प्रोसेस के अंदर हमें एनर्जी चाहिए। मैंने कहा ना कि कोई फ्रूटफुल पर्पज में अगर हम एनर्जी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यही काम जो है वो ATP सिंथेज करता है। कौन करता है, ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज जो होता है इस कपलिंग फैक्टर, यानी कपलिंग फैक्टर ये ATP सिंथेज ये बस वेट करता है एनर्जी का। अगर इसको एनर्जी इनपुट मिल गया तो ये तुरंत क्या करेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ये, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इन दोनों का यूज करके ये क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन की जो एनर्जी जो यहाँ लूज हो रही है उसी का यूज होके ATP बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि मेम्ब्रेन के बाहर और भीतर प्रोटॉन का जो है, मेम्ब्रेन के बाहर और भीतर प्रोटॉन की जो कंसिस्टेंसन है उसमें मतलब डिफरेंट पैदा होगा, उसमें अंतर आता है। और उस अंतर के साथ में इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम चेन है, ये जो अंतर आ रहा है, जो डिफरेंट आ रहा है, वो इस इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेन के द्वारा आ रहा है। इस चेन में जो है वो बाहर से प्रोटॉन को अंदर लाया जाता है। तो इस दौरान जो है वो प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है उसमें अंतर आता है, और उस अंतर आने के बाद में एक मोटाइल फोर्स डेवलप होगा। क्या होगा, एक मोटाइल फोर्स डेवलप होगा। उस मोटाइल फोर्स के द्वारा जो है वो प्रोटॉन जब मूव करेंगे तो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। और ATP सिंथेज जो है वो क्या करेगा, उस दौरान ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के और क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो ये इस तरीके से जो है वो एक ATP सिंथेसिस की एक थ्योरी है जो पीटर मिशेल ने जो मतलब दी थी, और इसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। तो केमियोस्मोसिस के द्वारा इस तरीके से जो है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी जो है, यानी ये जो एनर्जी आई है वो किससे आई है, सन से ही तो आई है। किससे आई है, सन से। तो सन से आने के कारण इसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे इसको। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी मिलती है वो ऑक्सीडेशन से मिलती है, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनेगी उससे NADH प्लस H+ बनेंगे, और वो NADH प्लस H+ जो है वो प्रोटॉन की सांद्रता में फिर अंतर करेंगे। कंसिस्टेंसन है जो प्रोटॉन की, उसमें वो NADH प्लस H+ जो बनते हैं वो NADH प्लस H+ ही करेंगे। तो वहाँ पर जो है वो इसको जो यहाँ एनर्जी मिलनी है ATP सिंथेज को, वो किससे मिलती है, वो मिलती है ऑक्सीडेशन से, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से। इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। जबकि यहाँ पर जो ATP यूज होती है वो किसकी मिलती है, सन एनर्जी की मिलती है। तो सन एनर्जी के मिलने के कारण हम इसको क्या कहेंगे, फोटो यानी लाइट। तो लाइट की एनर्जी का यूज करके ATP बन रही है, वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी मिल रही है, तो उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इसको हम कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये दो में अंतर है जो आपको आना चाहिए। जब हम वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो है ETS पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के दौरान, तो वहाँ पर इसको थोड़ा और वहाँ पर भी डिटेल से अपन पढ़ लेंगे कि वहाँ किस तरीके से जो ATP बनेगी। तो अभी आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए। अंतर भी मैंने आपको बता दिया, और वो जो
वहाँ पर जो एनर्जी ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होना है वो हम रेस्पिरेशन में अपन डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरीके से जो है वो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अब फोटोसिंथेसिस की जो दूसरी प्रोसेस है जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, तो डार्क रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।